So good morning students. In the last class we discussed about milling operations and milling machines also. So I think we have considered up to टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन्स. हम लोगों ने पढ़ लिया ना, पढ़ा अभी कितना पढ़ लिया था अपन ने, ये पढ़ लिया था ना ये सारा. यस सर. यस सर. टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन तो पढ़ ही लिया था अपन ने, ठीक है ना. यस सर, ये भी हो गया था. अब आगे चलते हैं. इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ समझ लिया था क्या, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का. यस सर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया था. इसका भी हो गया था. यस सर, यूनिवर्सल ओमनिवर्सल का भी. चलो इसके आगे चलते हैं अपन. We have considered, I think we have discussed about the specification of milling machine also. ठीक है ना, ये भी कल हो गया था. Now we come and discuss the various types of milling operations. As we have discussed that milling is the most versatile type of machine used for machining purpose. We can perform various kinds of machining operations, but as far as our study and syllabus is concerned, we are discussing only few standard or basic operations which are performed on a milling machine. Okay, so here I have classified operations in two categories according to the type of milling, that is peripheral milling and the face milling. So if we consider peripheral milling operations, you can see the figure. Here I have shown you 5 types of different operations. First one is slab milling, second one is slotting, third one is side milling, fourth one is straddle milling, and fifth one is form milling. ठीक है ना. अभी होते क्या है, वो कैसे कैसे करे जाएंगे, तो इसको अपन समझ लेते हैं. So first of all, what is peripheral milling? So peripheral milling is the milling operation in which the surface generated is parallel to the axis of rotating milling cutter. Consider first case or slab milling operation. In this case, the axis of rotating milling cutter is in horizontal position, and the surface generated or surface machined is also horizontal. That means these two are parallel. That's why this is a case of peripheral milling. One more thing, in case of peripheral milling, we use a cylindrical disc type cutter which is having cutting edges on its periphery. That's why it is also known as peripheral milling. इसमें आपको जितने भी ऑपरेशन से दिख रहे हैं, इसमें मिलिंग कटर की पेरीफेरी पे कटिंग एजेस होते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पेरीफेरल मिलिंग भी बोलते हैं. ठीक है ना. अब स्लैग मिलिंग वो ऑपरेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेस बनती है. स्लॉटिंग वो मिलिंग ऑपरेशन है जिसमें हम साइड एंड फेस मिलिंग कटर इस्तेमाल करेंगे और इसमें एक स्लॉट्स मशीन कराएंगे किसी पर्टिकुलर लेंथ का, और इसकी जो विड्थ रहेगी दिस विल बी डिपेंडेंट ऑन द विड्थ ऑफ द मिलिंग कटर एंड डेप्थ ऑफ कट में बी डिफरेंट. ये जरूरी नहीं कि हम इस एक ही बार एक सिंगल पास में ये ऑपरेशन परफॉर्म करें. बाय डूइंग दिस ऑपरेशन मल्टीपल पासेस वी कैन मेक दिस स्लॉट हैविंग मोर डेप्थ. ठीक है ना. अभी जैसे मान लो 5 mm का हम चाहते हैं 10 mm करने के लिए, इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी डेप्थ ऑफ कट अगले ऑपरेशंस में अगले पासेस में बढ़ाते चले जाएंगे और इसको इंक्रीज कर लेंगे. ठीक है. बिल्कुल साइड एंड फेस जो मिलिंग कटर है इस्तेमाल हुआ है स्लॉट मिलिंग के लिए, उसी प्रकार का ये साइड मिलिंग भी है. ठीक है. देयर इज नॉट मच डिफरेंस. इसमें सिर्फ इतना अंतर होता है कि वर्कपीस के बीच में किया जाता है और वर्कपीस के एंड पे किया जाता है, बट बोथ दीज ऑपरेशंस आर ऑलमोस्ट सेम एंड these operations are performed by using side and face milling cutter. ठीक है ना. साइड एंड फेस मिलिंग कटर याद है, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से उसको. This is side and face milling cutter and this is slab milling cutter. This is form cutter. तो साइड एंड फेस मिलिंग कटर स्लॉटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. स्लैब मिलिंग सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और फॉर्म कटर फॉर्म मिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. ठीक है. तो ये दो ऑपरेशन है, ये साइड एंड फेस मिलिंग कटर से किए गए हैं, और ये जो ऑपरेशन है स्लैब मिलिंग का, दिस हैज बीन डन यूजिंग स्लैब मिलिंग कटर. अब यहाँ पे आपको एक साथ एक ही वर्क पीस के ऊपर दो अलग अलग मिलिंग कटर वर्क करते हुए दिख रहे हैं, और ये ऑपरेशन कहलाता है स्ट्रैडल मिलिंग. STRADDLE स्ट्रैडल मिलिंग. इसमें और इन ऑपरेशंस में अंतर क्या रहता है, इसमें अंतर ये रहता है यहाँ पे हम एक वर्क पीस के ऊपर दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सरफेस एक साथ जनरेट करते हैं साइड बाय साइड. ठीक है ना. इसलिए इसका नाम होता है स्ट्रैडल मिलिंग. यदि आप बुक्स उठाओगे तो उसमें एक नाम लिखा होगा गैंग मिलिंग,
GANG, गैंग। गैंग मिलिंग का मतलब होता है कि वी आर वर्किंग ऑन वन वर्क पीस यूजिंग मल्टीपल कटर एट द सेम टाइम। हम एक ही वर्क पीस के ऊपर एक साथ या साइमल्टेनियसली एक से अधिक मिलिंग कटर के साथ मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, वो कहलाता है गैंग मिलिंग। तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज गैंग मिलिंग ऑल्सो, ठीक है ना, ये गैंग मिलिंग भी हो सकता है, लेकिन ये हाउ इट इज डिफरेंट देन गैंग मिलिंग। तो यदि हमने क्या कर दिया, इस कटर को हटा के यहाँ पे फॉर्म कटर लगा दिया, ठीक है ना, चाहे इस तरफ या इस तरफ, सपोज वी हैव रिप्लेस्ड द साइड एंड फेस मिलिंग कटर, वन ऑफ दिस साइड एंड फेस मिलिंग कटर बाय दिस फॉर्म कटर, तो उस केस में क्या होगा, एक तरफ पे स्लॉट ऐसा बनेगा, दूसरी तरफ पे फॉर्म कटिंग हो जाएगी, देन इट विल बी आपकी नोन बात एज गैंग मिलिंग। हाँ बोलो बेटे, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है सर। ठीक है, ठीक है। तो गैंग मिलिंग और स्ट्रेडल मिलिंग में सिर्फ एक अंतर हो जाएगा, स्ट्रेडल मिलिंग में हम सेम टाइप के साइड एंड फेस मिलिंग कटर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये डिफरेंस डिस्टेंस कुछ भी हो सकती, दिस इज डिपेंडेंट अपॉन आवर डिजाइन, हमने इस वर्क पीस को कितनी दूरी पे कट करना वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट करेगी, लेकिन ये दोनों की दोनों कटर कैसे होंगे, साइड एंड फेस मिलिंग कटर होंगे, यहाँ पे दो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस मशीन होंगी। बेसिकली ये माना जाता है कि हम दो वर्टिकल सर्फेसेस एक साथ यहाँ पर मशीन कर रहे होते हैं, बट जब हम स्लॉट मिलिंग करते हैं तो हॉरिजॉन्टल सरफेस भी वहां पर बनती है, तो इसको बोल देते हैं स्ट्रेडल मिलिंग। और गैंग मिलिंग में क्या होगा कि एक से अधिक मिलिंग कटर एक ही वर्क पीस के ऊपर एक साथ काम कर रहे होते हैं। मान लो हमारे पास खूब लंबा यहाँ पे आर बार है, जिसमें हमने एक स्लैब मिलिंग कटर, ये स्लैब मिल लगा दिया, एक साइड एंड फेस मिलिंग कटर लगा दिया, एक फॉर्म कटर लगा दिया, और सारे के सारे तीनों के तीनों जो कटर हैं एक ही वर्क पीस के ऊपर साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, तो उसको ऊपर अपन बोल देंगे गैंग मिलिंग। सो इन केस ऑफ गैंग मिलिंग, more than one milling cutter works on the same workpiece simultaneously. What about form milling? So the form milling is dependent on the shape of the form cutter. It could be semicircular, angular or any other contour also. तो जिस प्रकार का कंटूर हम वर्कपीस के अंदर मशीन करना चाहते हैं उसी प्रकार का हमको मिलिंग कटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, उससे जो यहाँ पे स्लॉट बनेगा उसकी शेप इसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, उसको अपन बोलेंगे फॉर्म मिलिंग। So these are 5 standard peripheral milling operations. इसमें आपको यदि कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप अनम्यूट करके अपने आप को हमसे क्वेश्चन सर स्लॉटिंग मिलिंग। क्या बेटा? स्लॉटिंग, यस सर। देखो स्लॉटिंग जो होता है वर्कपीस के बीच में कहीं पे किया जा रहा है, यदि हम वो वर्कपीस के एक एंड पे एक चाहे इधर करें या इधर करें तो उसको अपन उसको साइड मिलिंग बोलेंगे, अदरवाइज ये दोनों ऑपरेशन सेम है, ठीक है ना, ये दोनों ऑपरेशन सेम है। और स्ट्रेडल मिलिंग में जरूरी नहीं है कि हमें एंड पे ही बनाए, हमारे पास खूब लंबा चौड़ा वर्क पीस है तो बीच में कहीं पे दो स्लॉट भी मशीन कर सकते हैं, लेकिन उसको भी हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेडल मिलिंग ही बोलेंगे। और कोई डाउट? यस सर। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम जैसे हमारे पास एक लंबा आर बार है, हॉरिजॉन्टल मशीन का केस है, और उसमें हमने 3 या 4 मिलिंग कटर एक साथ लगा दिए हैं, हर पास में एक बार में एक ही वर्कपीस वहां पे वर्कपीस के ऊपर एक ही मिलिंग कटर वर्क करता है। जैसे मान लो यहाँ पे लंबा मिलिंग कटर इस टाइप का है, हमने एक ये लगा दिया, एक लगा दिया, यहाँ पे एक फॉर्म कटर लगा दिया, हमारा वर्कपीस इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। अब हम मशीनिंग कर रहे हैं तो हम एक बार में सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं सिंगल पास के लिए, इनसे मशीनिंग नहीं करा रहे हैं, दूसरी बार में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे मशीनिंग करवा रहे हैं वर्कपीस के ऊपर कहीं पे, तीसरे पास में हम इससे मशीनिंग करवा रहे हैं, ठीक है ना, उसी वर्कपीस के। मतलब क्या हो रहा है कि these 3 milling cutters are working on same workpiece in different passes one by one. जो हम अलग अलग पास करेंगे उसमें हर पास में एक बार में एक मिलिंग कटर वहां पे मशीन कर रहा है, तो फिर ऑपरेशन गैंग मिलिंग नहीं कहलाएगा, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। गैंग मिलिंग कब सर कहलाएगा? एक ही साथ करेगा ना वर्क पीस पे वर्क? गैंग मिलिंग के केस में एक ही वर्क पीस के ऊपर एक साथ एक से अधिक मिलिंग कटर वर्क करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तो वो गैंग मिलिंग है। लेकिन यदि हम एक एक करके करवा रहे हैं, हमने क्या किया, एक ही आर बार पे एक से अधिक मिलिंग कटर माउंट कर लिए हैं, लेकिन एक पास में एक मिलिंग कटर वर्क कर रहा है, दूसरे पास में दूसरी जगह पे माने उसी वर्क पीस के ऊपर दूसरी जगह पे, या हो सकता है उसी जगह पे कोई नया वर्क कटर मशीन कर रहा है, तीसरे पास में फिर तीसरा कटर जो कि उसी आर बार पर लगा है वो वर्क कर रहा है मशीन के ऊपर, तो फिर ये कहलाएगा प्रोग्रेसिव मिलिंग, PROGRESSIV। मैं इस पर लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है, तो जिससे कि आप इसको भूलो ना।
एक हो जाएगा आपका गैंग मिलिंग और दूसरा हो जाएगा प्रोग्रेसिव मिलिंग। ठीक है, दोनों में सिर्फ एक अंतर रहता है। क्या अंतर रहता है कि जो मिलिंग कटर वर्क पीस के ऊपर एक से अधिक मिलिंग कटर यहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन गैंग मिलिंग के केस में क्या होता है, गैंग मिलिंग के केस में जितने भी नंबर ऑफ कटर हैं सारे के सारे कटर एक साथ एक ही वर्क पीस के ऊपर मशीन करते हैं, उसको गैंग मिलिंग ऑपरेशन बोलते हैं। और प्रोग्रेसिव मिलिंग क्या होता है, जिसमें एक एक करके अलग अलग कटर एक वर्क पीस के ऊपर मशीनिंग कर रहे होते हैं अलग अलग पासेस में, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव मिलिंग। ठीक है, तो अब कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे इस स्लाइड में? No, sir. आगे चलते हैं No. अपन। Yes, sir. एक here I have shown you some cases of face milling. Face milling किसको बोलेंगे? It is the machining operation in which the surface generated is at 90 degree to the axis of rotating milling cutter. Consider this case. ठीक है ना, इसमें हमने फेस मिलिंग कटर इस्तेमाल किया हुआ है। वो कटर किस प्रकार का होगा वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं फिर से। ये फेस मिलिंग कटर है, ठीक है ना, और ये एंड मिल कटर है। एंड मिलिंग कटर पॉकेटिंग के काम में आता है और फेस मिलिंग कटर फेस फिलिंग करने के काम में आता है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, द सरफेस जनरेटेड इज horizontal whereas the axis of milling cutter is vertical position. So these two are at 90 degree to each other. So this is the case of face milling. अब इसमें मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि फेस मिलिंग पेरिफेरल मिलिंग के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा अंतर तो है कि इसमें हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस मशीन कर रहे हैं और इसका एक्सिस वर्टिकल है। और पेरिफेरल मिलिंग में क्या होता है कि जो सरफेस जनरेट होती है और मिलिंग कटर जो होता है उसका दोनों का मतलब डायरेक्शन है वो एक ही होता है। ये हॉरिजॉन्टल है तो एक्सिस ऑफ मिलिंग कटर विल आल्सो बी हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, ठीक है ना। अब Yes, sir. ये हाउ इट इज पेरिफेरल, तो पेरिफेरल मिलिंग के केस में दो मिलिंग का मशीन में मिलिंग ऑपरेशन मैंने आपको बताया थी, एक कहलाता है कन्वेंशनल और दूसरा कहलाता है क्लाइंब, अप एंड डाउन। Down, yes, sir. अप एंड डाउन ऑपरेशन होता है, ठीक है ना। तो वो अप एंड डाउन ऑपरेशन दोनों एक साथ या इस फेस मिलिंग कटर के द्वारा यहाँ पे किए जाते हैं। अभी मेरे पास वो फिगर नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता क्योंकि आखिरी स्लाइड इसकी है, मैं दिखा दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। तो ये फेस मिलिंग के दौरान जो फेस मिलिंग कटर होता है वो भी अपने एक ही रोटेशन में, इफ वी कंसीडर वन रोटेशन ऑफ दिस मिलिंग कटर and it is its axis in vertical position and it is going to machine a horizontal surface. तो horizontal surface जो मशीन करेगा उसके यदि हम एक रोटेशन कंसीडर करते हैं तो एक ही रोटेशन में ये कन्वेंशनल मिलिंग भी कर रहा होता है और क्लाइंब मिलिंग भी कर रहा होता है, दोनों चीजें यहाँ पे कर रहा होता है। ठीक है ना, ठीक है, Yes, sir. वो समझा दूंगा मैं आपको। दिस इज एंड मिलिंग ऑपरेशन, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्लॉटिंग ऑपरेशन इन विच एंड मिलिंग कटर हैज बीन यूज्ड। ठीक है ना, अब इसमें अंतर क्या रहा है कि ये एंड मिलिंग कटर के द्वारा किया जा रहा है, जिसको अपन ने एंड मिलिंग ऑपरेशन बोल दिया। और यदि ये पिछले केस में किया जा रहा होता तो अपन इसको स्लॉटिंग बोले। ये स्लॉटिंग ऑपरेशन ही है, Slotting. लेकिन ये एंड मिलिंग कटर के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल मिलिंग कटर मैंने साइड एंड फेस मिलिंग कटर के द्वारा किया जा रहा है। कंटूरिंग, अब कंटूरिंग क्या होता है, इसमें आपको देखो एक स्पेशल प्रोफाइल यहाँ पे दिख रहा होगा। दिस सरफेस इज नॉट हॉरिजॉन्टल, दिस इज हैविंग सर्टेन कंटूर, मतलब इसमें कुछ कर्वेचर है, किसी प्रकार का कर्वेचर आपको यहाँ पे दिख रहा है। नॉर्मली हमारे जो वर्टिकल इसमें जो एक्सिस ऑफ मिलिंग कटर है दिस इज इन वर्टिकल पोजीशन, दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ पे। एंड मिल कटर Yes, या वाल नोज कटर दूसरा होता है यहाँ पे, वाल नोज कटर। वाल नोज कटर में क्या होता है, नीचे पॉइंटेड हल्का सा कर्वेचर होता है और उससे ये प्रकार के प्रोफाइल अपन आसानी से बना सकते हैं। और जो एंड मिल कटर रहता है वो फ्लैट सरफेस यहाँ पे बना लेता है। तो यदि हम इस टाइप के कंटूर यहाँ पर मशीन करना चाहते हैं तो मैनुअल ऑपरेशन से बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके लिए तो हमको जाना पड़ता है फॉर्म मिलिंग के लिए, मतलब हम एक हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन लेंगे, उसमें फॉर्म मिलिंग कटर डिजाइन करेंगे, ठीक है, उस टाइप का मिलिंग कटर माउंट करेंगे और उससे फिर मशीनिंग कराएंगे तो मशीन हो जाएगी। यदि यही काम हम सीएनसी मशीन के थ्रू करें, सीएनसी का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक है, तो नॉर्मली उसमें क्या रहता है, ये टेबल का वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता है, इसमें इसका ऊपर नीचे मूवमेंट होता है टूल का। ठीक है ना, तो टूल के ऊपर नीचे मूवमेंट के द्वारा और टेबल को एक्स और वाई डायरेक्शन मतलब लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस मूवमेंट देके
इस टाइप का कंटूर यहाँ पे मशीन किया जा सकता है। दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क टू बी परफॉर्म्ड बाय एन ऑपरेटर मैनुअली। यदि कोई ऑपरेटर इसको मैन्युअली करता है तो उसके लिए काफी कठिन टास्क। ये ऑपरेशन करना बहुत आसान है, कन्वेंशनल फेसिंग, एंड मिलिंग, पार्शियल फेसिंग, पॉकेटिंग, ये बहुत आसान है, लेकिन कंटूर करना काफी डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली क्या होता है, चाहे ये हो, ये कोई सा भी ऑपरेशन हो, यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट फिक्स होती है, बट इफ यू सी द कंटूर, तो इसमें डेप्थ ऑफ कट चेंज हो रही है, तो वो हमें किसके थ्रू करना पड़ती है। यदि हम कन्वेंशनल वर्टिकल मिलिंग मशीन लेंगे तो उसके इसमें पॉसिबल नहीं होगा। सो वी विल हैव टू गो फॉर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, जिसमें हम टूल को और टेबल को, ये टेबल का मतलब वर्क पीस को, हम अलग अलग डायरेक्शंस में ऑटोमेटिक मोशंस दे सकते हैं और उससे किसी प्रकार कंटूर यहाँ पर मशीन करा सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ इज ऑपरेशन इज पॉसिबल बाय अ ट्रेसर कंट्रोल मिलिंग मशीन और अ कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मिलिंग मशीन। ठीक है। पार्शियल फेस, ये उसी प्रकार का ऑपरेशन है जो कि अपन एक एज एंड पे करने जा रहे हो। ये कन्वेंशनल फेस मिलिंग ऑपरेशन ही है जो कि अपन एक वर्कपीस और लंबा भी हो, चौड़ा भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन अपन एक एंड पे जाके इसको कर रहे होते हैं। प्रोफाइलिंग का मतलब होता है कि इसकी साइड में हम कोई स्पेशल कंटूर बना रहे हैं। ये बनाना आसान है, ये बनाना डिफिकल्ट है। कंटूरिंग में इस टाइप की कर्वेचर दे रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हमें क्या करना होता है, टेबल को मूवमेंट देना पड़ता है या वर्कपीस को मूवमेंट देना पड़ता है, तो वो पॉसिबल होता है। तो इसलिए प्रोफाइलिंग इज इजी इन कंपैरिजन टू कंटूर मिलिंग। व्हाट अबाउट पॉकेटिंग, यदि ये स्लॉट हमें बीच में कुछ पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्ट करके बनाना हो तो इसको अपन पॉकेटिंग बोल देते हैं। इसके लिए मल्टीपल पासेस की आवश्यकता होती है। जो पॉकेट आपको दिख रही है, ये रेक्टेंगुलर पॉकेट है, एक रेक्टेंगुलर वर्कपीस के टॉप में यहाँ पर मशीन की गई है और इसमें कुछ डेप्थ ऑफ कट है। हो सकता है ये डेप्थ ऑफ कट सिंगल पास में अवेलेबल हो जाए या ये मल्टीपल पासेस में हमको मिले। तो दीज आर सम ऑफ द फेस मिलिंग ऑपरेशन। फेस मिलिंग ऑपरेशन के लिए हम फेस मिलिंग कटर या एंड मिलिंग कटर या वाल नोच कटर इस्तेमाल करेंगे। Whereas to complete the peripheral milling operation, we will use side and face milling cutter, form milling cutter, angular cutter भी आता है जिसमें एंगल के शेप का रहता है, और ये स्लैब मिलिंग ऑपरेशन, स्लैब मिलिंग कटर यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो these are standard milling operations which we have to study. अब इसमें आप यदि इसका फिगर ध्यान में रख लेते हो, then you can write down the definition in 1 or 2 sentences of any type of these milling operation. यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सर पार्टियल, सर फिर से क्वेश्चन बता देते हो। पार्शियल फेस, देखो ये कैसा है, इस जैसा है, ये साइड मिलिंग चल रही है, ये स्लॉटिंग है, ठीक है ना, ये स्लॉटिंग है और ये साइड मिलिंग है। उसी प्रकार से ये एंड मिलिंग है, और यदि हम एक एंड पे चाहे एंड मिलिंग कटर को लेके करें या फेस मिलिंग कटर को लेके करेंगे तो पार्शियल फेसिंग कहलाएगा फिर, ठीक है ना। इसमें वर्कपीस यहाँ पे और चौड़ा है, का भी गया हुआ है, इसमें दिखाई नहीं गया है और चौड़ा है, लेकिन हमें एक एंड पे आके कर रहे हैं, इसलिए पार्शियल फेसिंग है। और पॉकेटिंग का मतलब जरूरी नहीं कि हम रेक्टेंगुलर पॉकेट बनाए, सर्कुलर पॉकेट भी हो सकती है, ये किसी दूसरी शेप की भी हो सकती है, लेकिन हमने एक स्लॉट बनाया हुआ है जो कि लेंथ में नहीं है, विड्थ में भी नहीं, एक प्रकार की पॉकेट यहाँ पे डेवलप की हुई बनाई हुई है, इसको पॉकेटिंग बोलते हैं या पॉकेट मिलिंग भी बोलते हैं इसको। एक कहलाता है की वे मिलिंग। आप लोग की का नाम जानती हो नहीं जानती हो? की, यदि नहीं जानते हो तो समझा देता हूँ। नहीं सर। आप लोग जानते होगे, पुली समझते होगे आप लोग? क्या सर? साफ्ट एंड पुली, पुली समझ में आती नहीं आती? यस सर। हाँ ठीक है ना, Yes, sir, आती है। साफ्ट। अब साफ्ट के ऊपर जब अपन पुली माउंट करते हैं तो उसके दोनों के कनेक्शन को रोजेट बनाने का तरीका होता है कि या तो हम साफ्ट को पुली के ऊपर क्लैंप करें, मतलब नट बोल्ट्स के थ्रू टाइट कर दें, नंबर 1। नंबर 2, हम क्या करते हैं, जब साफ्ट के ऊपर पुली माउंट करते हैं तो एक हल्की सी पॉकेट बना देते हैं साफ्ट के ऊपर, और एक हल्की सी पॉकेट बनी होती है किसके अंदर, पुली के हब में बनी होती है, ठीक है ना। ठीक, तो उनके बीच में हम एक कोई मेटल का टुकड़ा डाल देते हैं, तो जब साफ्ट रोटेट होता है तो साफ्ट का कनेक्शन किसके साथ हो जाता है, पुली के साथ हो जाता है, उस की के थ्रू। जो टुकड़ा हमने मेटल का दोनों की पॉकेट के बीच में डाला होगा, जो उनको ज्वाइन करके रखता है, उसको बोलते हैं की। तो इस की को मिल करने के लिए भी हम चाहे तो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब पेरिफेरल मिलिंग से भी की वे मिलिंग की जा सकती है, और वर्टिकल मिलिंग मतलब फेस मिलिंग ऑपरेशन के द्वारा भी की वे मिलिंग यहाँ पे की जा सकती है, ठीक है ना। ये जो बनाया है हमने पॉकेट, हमने मान लो यहाँ पे साफ्ट था गोल, उसके एक हल्की सी लेंथ पे अपन ने बना दिया, उसी प्रकार उसके ऊपर लगी हुई है पुली, तो उसके पुली के जो हब है
जो कि शाफ्ट के ऊपर जाता है, उसके अंदर भी अपन ने आधा मशीन किया। आधा मशीन किया हमने शाफ्ट में, आधा मशीन किया हमने पुली हब में, और उसके बीच में एक मेटल का टुकड़ा फंसा दिया जिसको बोलते हैं की। तो वो की क्या करेगा, उन दोनों को एक असेंबली कर देगा, ठीक है ना, और उसके द्वारा वो फिर रोटेट होने में उस शाफ्ट पुली को आसानी से रोटेट करा पाएगा और पावर ट्रांसमिट करा पाएगा। तो आप लोग आगे जाके डिजाइन में पढ़ोगे व्हाट इज की, मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन की वे मिलिंग भी इस मिलिंग ऑपरेशन के द्वारा यहाँ पे की जा सकती है। और कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये आपका डिस्कशन हो गया मिलिंग ऑपरेशन के बारे में, मिलिंग ऑपरेशंस, स्पेसिफिकेशन ऑफ द मिलिंग मशीन। और इस स्लाइड में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको समझाता हूँ फिर आपको, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, नहीं पूछना, अपन आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर दिस अप मिलिंग ऑपरेशन। तो मैंने आपको इसको डिफाइन किया था कि अप मिलिंग इज द ऑपरेशन इन विच द मिलिंग कटर एज वेल एज वर्क पीस मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन कैसे है? यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द वर्क पीस, इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। If you consider the rotation of this milling cutter and you convert the rotation into linear speed surface, then we can see that its cutting edges are moving from right to left. ऐसा रोटेट कर रहा है ना, तो इसके जो कटिंग एजेस हैं वो राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। तो मिलिंग कटर का जो मूवमेंट है वो राइट टू लेफ्ट है, वर्क पीस का मूवमेंट लेफ्ट टू राइट है। दैट मीन्स दिस टू आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब मिलिंग ऑपरेशन में मिलिंग कटर और वर्कपीस का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। नाउ सपोज वी आर परफॉर्मिंग मशीनिंग ऑपरेशन, मिलिंग ऑपरेशन, और यहाँ पे हमने जो डेप्थ ऑफ कट ली है वो एक बार में ले ली है इन सिंगल पास। ये जो अप मिलिंग ऑपरेशन है, इसमें जो सरफेस मशीन हुई है, ये इस वर्क पीस और मिलिंग कटर के सिंगल पास, मतलब सिंगल मशीनिंग में ये पॉसिबल हुआ है, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व वन थिंग, शुरुआत में ये वर्कपीस का ये वाला एंड यहाँ पे रहा होगा, होगा नहीं होगा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट वर्कपीस होगा और यहाँ पे रहा होगा। हमने वर्क मिलिंग कटर को अपनी जगह रख के रोटेट कराया और वर्कपीस को इधर डेप्थ ऑफ कट देने के बाद लेफ्ट टू राइट मूव किया। तो धीमे धीमे करके इसके कटिंग एजेस इस वर्कपीस के ऊपर आएंगे और मशीन करेंगे, ठीक है, ठीक। अब जब ये मिलिंग कटर आएगा तो मिलिंग कटर काफी तेजी स्पीड से रोटेट करता है और हर कटिंग एज अपने एक रिवॉल्यूशन में कुछ पोर्शन यहाँ पर रिमूव करेगा जिसको अपन बोलेंगे चिप। हर कटिंग एज हर बार में जितने रोटेशन होता है उतने बार में हर कटिंग एज अपना अपना अलग अलग चिप यहाँ पर रिमूव करेगा, और जो चिप की शेप रहेगी वो कैसी होगी? डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे निकलते रहेंगे। कैन यू इमेजिन द शेप ऑफ द चिप? देखो, इसका रोटेशन ज्यादा स्पीड से हो रहा है, इसकी सरफेस स्पीड, लीनियर स्पीड वर्कपीस के मूवमेंट की कंपैरिजन में ज्यादा होगी। मिलिंग कटर की सरफेस स्पीड वर्कपीस के मूवमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है ना, समझ में आ गया? अब क्या होगा, इसमें एक कटिंग एज आया, इसने जल्दी से मशीन किया, इसका कॉन्टेक्ट यहाँ माने आइडियली जो कटिंग एज का कांटेक्ट है अभी यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, इसके बाद ये आइडल हो जाएगा, ये मशीनिंग करेगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में। तो इनिशियली ये वाइट करेगा वर्कपीस के अंदर, ठीक है ना, यहाँ पे कम थिकनेस होगी और यहाँ पे आते आते जैसे ये रोटेट हुआ यहाँ पे आते इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। मतलब जो चिपकी शेप है वो यहाँ पे कम होगी, इस तरफ और इस तरफ जाके बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ गया? आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। यस सर, आ रहा है। जब चिप यहाँ पे मशीन हो रही है तो जो कटिंग फोर्स लग रहा है वो ये कटिंग ये एज के द्वारा, कटिंग टूल के द्वारा लगा रहा है, तो जो कटिंग फोर्स होगा वो यहाँ पे वेरी करेगा। इफ वी टॉक अबाउट कटिंग फोर्स applied by one cutting edge only in one rotation, then it will vary and it will have minimum value when the cutting edge makes contact with the workpiece, and it will have maximum value when it leaves the workpiece.
कटिंग एज जब वर्कपीस के अंदर कांटेक्ट करेगा तो कटिंग फोर्स मिनिमम होगा, और जब इससे बाहर जा रहा होगा तो कटिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। एक कटिंग एज के लिए एक बार की बात कर रहा हूं मैं। उसी प्रकार से इफ वी टॉक अबाउट द थिकनेस ऑफ द चिप, then it will have minimum thickness at this point and maximum thickness at this point। ठीक है ना, थिकनेस यहाँ पे कम, यहाँ पे Yes, sir. ज्यादा होगी। ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज ऑब्जर्व आप करो कि जो कटिंग फोर्स लग रहा है वो एक कटिंग एज द्वारा लगाया जा रहा है। इनिशियली इसका जो कटिंग फोर्स का डायरेक्शन वो ये है, फिर थोड़ा रोटेट किया तो उसकी डायरेक्शन ऐसी हुई, फिर थोड़ा यहाँ पे आया तो इसकी डायरेक्शन ऐसी हो गई, और जब यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी। दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ कटिंग फोर्स इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। ऐसा था फिर ऐसा हुआ, तो जो रिजल्टेंट कटिंग फोर्स अपन मानेंगे वो कुछ तिरछा जाएगा, ऐसा जाएगा नहीं जाएगा। Yes, sir. अब क्या होगा, इसका जो कटिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी ये इस प्रकार से है कि इट विल ट्राई टू लिफ्ट द वर्कपीस फ्रॉम इट्स प्लेस। होगा कि नहीं होगा। जो रिजल्टेंट कटिंग फोर्स है वो लिनियरली अपवर्ड डायरेक्शन में, एंगुलर डायरेक्शन में ऐसा लग रहा होगा, लग रहा नहीं लग रहा होगा। तो इसका नेचर क्या होगा कि जो कटिंग फोर्स रहेगा वो वर्कपीस को अपनी सीट से, जिस वर्क होल्डिंग डिवाइस मिलिंग वाइस पे अपन ने टेबल के ऊपर माउंट किया हुआ है, ये वर्कपीस को अपनी जगह से लिफ्ट करने की कोशिश करेगा। करेगा नहीं करेगा। तीन Yes, चीजें sir. मैंने आपको बताई, शेप ऑफ द चिप, Chip. नेचर ऑफ द कटिंग फोर्स एंड रिजल्टेंट कटिंग फोर्स। ठीक है, जो चिप की शेप होगी इनिशियली यहाँ पे कम होगी और बाहर निकलते निकलते मोटी हो जाएगी। ठीक है, कटिंग फोर्स की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम होगी और कटिंग एज के बाहर आते आते यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। Maximum. कटिंग फोर्स वेरी करेगा तो रिजल्टेंट कटिंग फोर्स एंगुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये इस वर्कपीस को अपनी जगह सीट से लिफ्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक। No, sir. नो अब अपन इसको समझते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखो, milling cutter is rotating from right to left, workpiece is also rotating, moving from right to left। ठीक है ना, Yes, sir. so both are moving in same direction। यहाँ पे क्या हो रहा है, both are moving in opposite direction, both are moving in same direction। ठीक है, तो ये दिस इज द केस ऑफ क्लाइंब मिलिंग और डाउन मिलिंग। अब इसमें होता क्या है कि जो कटिंग एज आएगा वो यहाँ पे वाइड करेगा, तो और इसकी स्पीड चूंकि वर्क की मोशन से ज्यादा है तो शुरुआत में ये मैक्सिमम लेगा कट, चिप Yes, की थिकनेस यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी और यहाँ पे आती मिनिमम हो जाएगी। minimum. ये ज्यादा वाइड करेगा और कम करेगा, तो यहाँ पे जो चिप की थिकनेस है, शेप है, वो मैक्सिमम है एट द स्टार्ट ऑफ द कट एंड थिकनेस ऑफ द चिप इज मिनिमम एट द एंड ऑफ द कट। एंड ऑफ द कट बेहतरी जगह हो रहा है, ये जो कटिंग एज आया यहाँ से यहाँ तक, तो एक रोटेशन में सिर्फ यहाँ तक मशीन करेगा, फिर आइडल हो जाएगा, फिर मूव करेगा, फिर वापस आएगा, फिर मशीनिंग करेगा, फिर नई चिप निकालेगा। तो जो शेप ऑफ थिकनेस है, शेप ऑफ चिप है, वो वेरी करती है फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। अब जब इसने मिनिमम थिकनेस यहाँ पे निकाली है, मैक्सिमम यहाँ पे थिकनेस यहाँ पे निकाली है, तो ऑब्वियसली जो कटिंग फोर्स होगा वो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी एट द स्टार्ट ऑफ द कट और मिनिमम होगी एट द एंड ऑफ द कट। ठीक, इसका उल्टा चलता है। ठीक है, Yes, sir. मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, मूवमेंट सेम डायरेक्शन में है। चिप की थिकनेस मिनिमम है स्टार्ट ऑफ कट, मैक्सिमम एंड ऑफ कट। यहाँ पे चिप की थिकनेस है मैक्सिमम एट द एंड स्टार्ट ऑफ द कट, मिनिमम एट द एंड ऑफ द कट। कटिंग फोर्स वेरी करेंगे फ्रॉम स्टार्ट ऑफ कट पर मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, एंड ऑफ कट पे आएगा। अब इसमें जो रिजल्टेंट कटिंग फोर्स लगेंगे वो किस डायरेक्शन में आएंगे, ऐसे लगेंगे, लगेंगे नहीं लगेंगे, एक एंगल पे लगेगा, Yes, sir. लगभग 45 डिग्री पे और नीचे की तरफ लगेगा। तो ये क्या करेगा, ये जो मिलिंग कटिंग की पोजीशन है, मिलिंग ऑपरेशन की पोजीशन है, इट विल प्रॉपरली सीट द वर्क पीस इन इट्स पोजीशन। ये जहां पे भी माउंट किया गया है, लगाया गया है, वाइस में लगाया है, स्लॉट के थ्रू लगाया गया है, क्लैंप के थ्रू लगाया गया है, तो ये वर्क पीस को प्रॉपर प्लेस में बना के रखेगा। ठीक है, Yes, sir. कोई डाउट। No, sir. बस, तो ये 3-4 यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंसेस आते हैं। अब अपन एक बात करते हैं सरफेस जनरेटेड की। सरफेस कौन सी मशीन हुई है, ये। ठीक है, यहाँ पे सरफेस कौन सी मशीन हुई है, ये। मुझे बताओ कि यहाँ पे जो कट स्टार्ट हो रही है वो किस तरफ से स्टार्ट हो रही है, जहां पे सरफेस मशीन हो चुकी है और फिर वो जा रही है अनकट पोर्शन तक।
ठीक है, Yes. हो रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। Yes. ये कटिंग स्टार्ट हो रही है जहां पे सरफेस मशीन हुई है और अनकट पोर्शन तक जा रही है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मशीनिंग स्टार्ट हो रही है अनकट पोर्शन से, और जहां पे और जो सरफेस मशीन है वो तो बाहर निकल रही, उस पर कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा कटिंग एजेस का। तो यहाँ पे क्या होता है, अपमिलिंग के केस में जो कटिंग एजेस रहते हैं वो स्लाइड करते हैं मशीन्ड सरफेस पे शुरुआत में, और यहाँ पे जो कटिंग एजेस रहते हैं उनका कोई कांटेक्ट नहीं रहता मशीन्ड सरफेस पे। तो यहाँ पे सरफेस फिनिश अच्छी मिलती है, यहाँ पे सरफेस फिनिश समवॉट रफ मिलती है, ठीक है ना, यहाँ पे सरफेस फिनिश रफ मिलती है, ठीक है, आगे समझ में? यस यस तो दीज आर बेसिक डिफरेंसेस। यहाँ पे हमें चूंकि ये लिफ्ट करता है तो एलाबोरेट अरेंजमेंट करने होते हैं वर्कपीस को होल्ड करने के लिए, यहाँ पे